अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त गुजर रही है। तो गाइस, मैं दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें और आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हों। अगर आप में से कोई भी ऐसा मौजूद है जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में इस चैनल को शेयर करें। अच्छा गाइज, आज की ये जो पहली स्टोरी है, ये स्टोरी हमें गौरव साहब ने इंडिया से शेयर की है। पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने टाइम निकाला और अपनी स्टोरी को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके ईमेल किया। अब क्योंकि जहाँ पे या जिस सिचुएशन में इन्होंने रिकॉर्ड की थी, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर मौजूद था, तो मैं चाहने के बावजूद भी इनकी आवाज़ में उसको प्ले नहीं कर सकता। ये बताते हैं कि जो वाक़या है ये 1991-92 का वाक़या है और उस दौरानिए में इनकी जो एज थी वो 22 या 23 साल के दरमियान थी। बेसिकली इनके जो फादर थे वो एक ट्रक ड्राइवर थे और इनका जो भी गुज़रो औकात था या जो भी घर का ख़र्चा था वो ट्रक ड्राइविंग के ज़रिए ही चला करता था। इन लोगों का जो ताल्लुक़ था वो बेसिकली हरियाणा में एक गांव से था और अक्सर ऐसा होता कि जब भी इनको काम मिलता या कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट इनके हाथ आता, तो इनको अपने शहर, अपने गांव से दूसरे शहरों में सफ़र करना पड़ता। कभी कभी कुछ महीने इस तरह के हुआ करते थे। ये बताते कि जिन महीनों में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ करता था, तो उस दौरानिए में मेरे फादर की एक प्रैक्टिस थी कि हमारे गांव के करीब ही एक छोटा सा जंगल मौजूद था। तो अक्सर ऐसा होता कि हम लोग, यानी मैं, मेरे फादर ट्रक के ज़रिए उस जंगल में जाते और वहाँ जाने के बाद जो भी कीमती लकड़ियाँ यानी दरख्त मौजूद हैं उनको काटने के बाद अपने ट्रक में रखते और फिर उसको शहर मुंतकिल करके अच्छे पैसों में बेच दिया करते। ये हर दफ़ा नहीं होता था। हाँ, अक्सर जब हमें ज़रूरत होती या हमारे पास काम नहीं होता तो हमें ये भी करना पड़ता था। हालांकि हमारे गांव के जो बड़े थे, जिन्हें आप बुज़ुर्ग कह सकते हैं, वो मेरे फादर को यूजुअली मना किया करते थे कि इस तरफ यानी इस जंगल में जाने से अवॉइड किया करो। अब इसके पीछे क्या वजह थी, ये वजह हमें उस वक्त मालूम नहीं थी। बहरहाल हम उनकी हाँ में हाँ मिलाते और फिर दोबारा से वही करते जो हमें करना होता। तो वैसे ही दिसंबर और नवंबर चल रहा था, यानी कि सर्दी का सीज़न था और उन दिनों जो हमारा काम है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हुआ करता था। तो वैसे ही कुछ फाइनेंशियल इश्यूज थे जो हमारे साथ चल रहे थे। तो मैंने अपने फादर से यही कहा कि अभी फ़िलहाल जब तक कोई काम नहीं मिलता तो 50 किलोमीटर के फासले पे जो जंगल मौजूद है वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे देखेंगे अगर कोई कीमती लकड़ी मौजूद होगी तो वो काटने के बाद बाज़ार में जाके फ़रोख्त कर देंगे। और ऐसा ही हुआ कि मेरे मशवरे पे मेरे जो फादर थे, ऐसा लगा जैसे वो मेरे बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। मेरे कहने पे उन्होंने उसी वक्त कहा कि चलो अभी चलते हैं। हालांकि उस वक्त तकरीबन दोपहर के 2-2:30 बजे का टाइम था और आम तौर पे जब हम जंगल जाके दरख्त काटने के बाद लकड़ियाँ लाया करते थे तो इस सारे प्रोसेस में तकरीबन 6 या 7 घंटे लगा करते थे। बहरहाल हम लोग जंगल की तरफ रवाना हुए और इत्तेफाक की बात यह है कि मैं ड्राइविंग कर रहा था। मेरे फादर मेरे साथ साथ जब भी मौजूद होते थे तो मैं ड्राइविंग करने में बहुत ज़्यादा एहतियात किया करता था। खैर, आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए जब हम जंगल पहुँचे तो कुछ सर्वे करने के बाद फ़ौरन से हमें एक दरख्त नज़र आया और ये जो दरख्त था, इसकी जो लकड़ी थी वो बहुत ही कीमती लकड़ी थी। अब हम लोगों ने दरख्त को टारगेट करने के बाद उसको काटना शुरू किया और बिलाखिर दरख्त को काटते काटते रात के तकरीबन 7:30-8 बज गए। वैसे आमतौर पे जब हम सुबह जाया करते थे तो हमारा ये जो काम था 2 या 3 बजे तक ख़त्म हो जाया करता था। अब क्योंकि ऑलरेडी मगरिब हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था,
तो अब हमारा शहर जाना भी मुनासिब नहीं था। हमने सोचा कि जो भी लकड़ी हमने जमा की है इसको वापस अपने गांव ले आते हैं। अगर गांव में या बराबर वाले गांव में कोई मुनासिब पैसों में इन लकड़ियों को ख़रीद लेगा तो बेहतर है, वरना फिर जब शहर जाना होगा तो इस लकड़ी को अच्छे दामों में फ़रोख्त कर देंगे। अब जब हम लकड़ियों को ट्रक में डालने के बाद उस जंगल से अपने गांव की तरफ रवाना हुए तो रात के तकरीबन 8 या सवा 8 बजे का टाइम हो रहा था। और ये जो रास्ता था ये मुकम्मल तौर पे सुनसान और वीरान रास्ता था। दूर दूर तक इस रास्ते पे ना ही कोई आबादी मौजूद थी, ना ही किसी भी किस्म का कोई पंप मौजूद था और ना ही कोई इसी तरह का रेस्टोरेंट वगैरह हुआ करता था। अब हमारा ये जो रास्ता था ये मुश्किल से आप कह सकते हैं कि 1 या सवा घंटे का रास्ता था। और इस रास्ते पे चलते चलते जब हमें 20 या 25 मिनट गुजर चुके थे तो एकदम से मेरे फादर ने ट्रक की जो स्पीड थी उसको स्लो करना शुरू किया। अब जब उन्होंने ट्रक की स्पीड को कम किया और एकदम से रोकने की तरफ जाने लगे तो मैंने इधर उधर ख़ास तौर पे सामने की तरफ देखना शुरू किया। और जबकि मैं सामने की तरफ देख रहा था तो मैंने देखा कि एक बच्चा बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे यानी कि रोड के उल्टे हाथ की तरफ खड़ा हुआ है और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जैसे उसने स्कूल का यूनिफॉर्म पहन रखा है। हाँ, ऐसा ही था कि उस बच्चे ने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उसके पीछे एक बैग मौजूद था। ये जो बच्चा था ये लिफ्ट मांगने का इशारा कर रहा था और शायद इस बच्चे को देख के या इसका यूनिफॉर्म देख के जो मेरे वालिद साहब थे उन्होंने इस ट्रक को रोक दिया था। बहरहाल जैसे ही हमने ट्रक को रोका तो वो जो बच्चा था एकदम से हमारे ट्रक की तरफ बढ़ने लगा। अब जैसे ही वो बच्चा मेरी तरफ आया तो मेरे करीब आने के बाद उसने कहा कि साहब जी, मुझे अपने घर जाना है, अगर हो सके तो मुझे अगले स्टॉप तक छोड़ दो। अब बज़ाहिर देखने से ये जो बच्चा था बिल्कुल नॉर्मल और साफ़ सुथरा बच्चा लग रहा था और वाकई में ऐसा ही लग रहा था जैसे वो किसी स्कूल का स्टूडेंट हो। अजीब बात ये थी कि जिस जगह जिस एरिया में हम लोग उस वक्त मौजूद थे वहाँ पे अतराफ़ में 20 या 25 किलोमीटर तक ना ही आबादी मौजूद थी और ना ही किसी भी किस्म का स्कूल मौजूद था। बहरहाल मैंने उससे पूछा कि तुम इतनी रात में इस अंधेरे में यहाँ पे क्या कर रहे थे? यहाँ पे तो कोई स्कूल भी मौजूद नहीं है। तो जो बच्चा था एकदम से गुस्सा करने लगा और ऐसा लगा जैसे वो गुस्से की हालत में मुझे देखना शुरू हो चुका है। वो कहने लगा कि बस अगले स्टॉप तक की बात है, अगर तुम मुझे वहाँ पे छोड़ सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं छोड़ना तो मना कर दो। अब ये जो बातें थी ये मेरे वालिद भी सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस बच्चे को बोलो कि ऊपर चढ़ जाए, यानी कि वो नीचे से ऊपर चढ़े और हमारे साथ आके ट्रक के अंदर बैठ जाए। अब जैसे ही मेरे वालिद ने ऐसे कहा तो अगले ही लम्हे वो बच्चा फुर्ती के साथ एकदम से अंदर आ गया। हालांकि जो ट्रक की हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट थी और आम तौर पे जो छोटे बच्चे हैं वो इतनी आसानी से या इतनी फुर्ती से ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। खैर किस्सा मुख्तसर, जब वो बच्चा अंदर आ गया और आके हमारे साथ बैठ गया तो वो ज़्यादा बात करने से परहेज़ कर रहा था। खैर मेरे फादर ने ट्रक को चलाना शुरू किया और उससे बोला कि इस रास्ते पे हम सीधा सीधा फला फला गांव में जाएंगे, अब तुम जहाँ चाहो जैसे चाहो उतर जाना। ये सुनने के बाद वो जो बच्चा था उसने अपनी ज़बान से कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने सर के इशारे से असबात में सर हिला दिया। खैर मेरे फादर ने ट्रक को दोबारा से मंजिल की तरफ चलाना शुरू किया और अभी ट्रक चलाते हुए मुश्किल से 5 या 7 मिनट ही गुजरे होंगे कि मुझे ऐसा लगने लगा कि हमारे एतराफ़ में से या हमारे दरमियान में से किसी के बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं। अब इस ट्रक के अंदर मैं मौजूद था, मेरे वालिद मौजूद थे
और ये बच्चा मौजूद था। अजीब बात यह है कि हम तीनों में से ना ही कोई बातें कर रहा था, ना ही किसी के पास कोई मोबाइल या इस तरह की चीज़ें मौजूद थीं। जाहिर सी बात है, वो एक सादा दौड़ था। अब ये जो आवाज़ें आ रही थीं ये बड़ी वाज़े आ रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे गुजराती ज़बान के अंदर कोई बातें कर रहा है। अब मेरे जो फादर थे उनको हल्की हल्की सी या थोड़ी सी गुजराती ज़बान समझ आया करती थी। तो जो भी बातों की आवाज़ें आ रही थी वो सारी बातें मेरे फादर को क्लियरली समझ आ रही थी। ऐसा लग रहा था उस बच्चे के बराबर में कोई मौजूद है और वो गुजराती ज़बान में उस बच्चे से मुसलसल कुछ कह रहा है। लेकिन जो भी उस बच्चे के साथ या उसके बराबर में मौजूद है, ना ही वो हमें नज़र आ रहा था और ना ही वो बच्चा बार बार उस तरफ देख रहा था कि उसके देखने से शायद हमें यकीन हो जाता शायद उसके साथ साथ कोई और मखलूक भी मौजूद है। अब जैसे जैसे हम लोग मज़ीद आगे बढ़े वैसे वैसे ये जो बातें करने की आवाज़ें थीं ये बिल्कुल वाज़े आना शुरू हो चुकी थीं। और अजीब बात ये थी कि उसके कुछ देर बाद ये जो बच्चा जो कि हमारे दरमियान में हमारे साथ बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था इसके मुंह से भी गुर्राने की सी आवाज़ें आना शुरू हो चुकी हैं। अब इस दौरानिए में जो मेरे फादर थे उनको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो चुका था कि ये जो बच्चा हमारे साथ ट्रक में बैठ चुका है ये कम से कम इंसान नहीं है, या तो ये कोई छलावा है या फिर इसी तरह की मखलूक है। और ये भी हो सकता है कि जो बच्चा है इस बच्चे के साथ कोई ऐसी मखलूक अटैच हुई भी है जो हमें नज़र नहीं आ रही हो। अब जो मेरे फादर थे उन्होंने मन ही मन हनुमान चालीसा को पढ़ना या उसका पाठ करना न सिर्फ शुरू कर दिया था बल्कि वो कोहनी के इशारे से मुझे बार बार कह रहे थे कि जो भी मंत्र तुम्हें आया करते हैं वो पढ़ना शुरू कर दो। अब जैसे ही मैंने उनकी बात समझी और मैंने भी मंत्र पढ़ना शुरू किए तो जो बच्चा हमारे बराबर में बैठा हुआ था वो बहुत ही अजीब सी आंखों के साथ जैसे कि गुस्से की हालत में हमें देखने लगा। शायद वो हमें कहना चाह रहा था कि ये जो कुछ तुम पढ़ रहे हो इसको पढ़ना बंद कर दो। अब अगर हम लोग इसको पढ़ना बंद करते या अपनी आवाज़ को कम करते तो हो सकता है ये जो बच्चा हमारे साथ बैठा हुआ है वो हमें कोई ना कोई नुकसान पहुंचाता। लेकिन अच्छी बात ये थी कि जब हमने ख़ास तौर पे मैंने आवाज़ के साथ साथ ये पढ़ना शुरू किए तो उस बच्चे ने सामने की तरफ रुकने का इशारा किया और जिस जगह उसने रुकने का इशारा किया, इत्तेफाक की बात यह है कि उसके उल्टे हाथ पे एक बहुत पुराना शमशान घाट मौजूद था। खैर जैसे ही उस बच्चे ने रुकने का इशारा किया तो मेरे वालिद ने फ़ौरन से ट्रक को ब्रेक लगा के रोक दिया। यह बच्चा हमारी आंखों के सामने उसी फुर्ती के साथ नीचे उतरा और सीधा सीधा शमशान घाट की तरफ बढ़ने लगा। अभी जबकि हम उसको शमशान घाट की तरफ जाते हुए देख रहे थे तो देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे वो जो बच्चा है वो हवा में तहलील हो गया है। अब उसके बाद जो मेरे फादर थे उन्होंने जितना तेज़ी से हो सकता था ट्रक को अपने घर की तरफ भगाना शुरू कर दिया। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। मेरा नाम अरबाज है और ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये अभी तकरीबन 6 महीने पहले मेरे और मेरे फादर के साथ पेश आई थी। हम लोग जो बुनियादी तौर पे ताल्लुक़ रखते हैं, हम लोग कराची में मलीर के अंदर रहा करते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मुझे अपने फादर के साथ मुख्तलिफ़ कामों के लिए या किसी भी बिज़नेस मीटिंग के हवाले से न सिर्फ शहर के अंदर बल्कि शहर के बाहर भी ट्रैवल करना पड़ता है। तो वैसे ही एकदम से मेरे फादर ने मुझे कहा
कि अभी हमें किसी काम से नूरियाबाद की तरफ जाना पड़ेगा। अब जब उन्होंने मुझे ये कहा तो शाम के 4:30 पौने 5 बजे का टाइम था और मेरा ख्याल था कि 1 घंटा सवा घंटा जाने का और इतना ही टाइम आने का। बस बाकी वहाँ पे देखना पड़ेगा कि जहाँ पे जिस काम से हमें वहाँ पे जाना है उनके पास कितनी देर रुकना पड़ता है। बहरहाल जब हम लोग कराची से नूरियाबाद के लिए रवाना हुए तो शायद 7:30 बजे का टाइम था। हम लोग खैरियत से 7:15 8:30 तक नूरियाबाद पहुंच गए और फिर जब हमारी उस पार्टी से मीटिंग शुरू हुई तो हमें पता ही नहीं चला कि कब रात के 11:30 12 बज गए। अब रात के 12 बज चुके थे और वो जो पार्टी थी वो हमें मजबूर कर रही थी कि किसी करीबी होटल चलते हैं और वहाँ चल के खाना खा लेते हैं। हालांकि हमारी कोशिश ये थी कि बजाय इसके हम यहाँ पे खाना खाएं, इस टाइम में हम लोग कराची अपने घर पहुँच जाएं। और वैसे भी हमारी आदत थी कि घर के बाहर खाना नहीं खाया करते थे। अब क्योंकि वो जो पार्टी थी उनसे हमारी बिजनेस डील हो रही थी तो बहालत मजबूरी हमें उनकी बात मानना पड़ी। खैर हम लोग रात के तकरीबन 12 बजे जब नूरियाबाद में ही एक रेस्टोरेंट में या एक होटल में जाके खाना खाने के लिए बैठे तो खाना खाते खाते तकरीबन 1 या सवा घंटा मज़ीद लग गया। अब जब हम लोगों ने खाना खा लिया तो मेरी आदत थी कि खाना खाने के बाद मैं सिगरेट ज़रूर पिया करता था। अब क्योंकि मेरे सामने फादर बैठे हुए थे और वो पार्टी मौजूद थी तो मैंने अपने फादर को कहा कि मैं ज़रा वॉशरूम से आ रहा हूँ, आप लोग यहीं पे बैठें। अब ये कहने के बाद वो जो होटल था उसकी जो बैक साइड थी मैं वहाँ पे गया और मैंने सोचा कि वहाँ पे जाके चुपचाप एक सिगरेट पी लेता हूँ। अब ये जो होटल था इसकी जो बैक साइड थी वहाँ पे मुकम्मल तौर पे न सिर्फ अंधेरा था बल्कि दूर दूर तक ना ही कोई आबादी मौजूद थी और ना ही किसी भी किस्म की चहल पहल नज़र आ रही थी। खैर मैंने केबिन वाले से सिगरेट ली, छालियाँ ली और ये जो होटल की बैक साइड है वहाँ पे जाके सिगरेट जला के सिगरेट पीने लगा। अब मैं मुसलसल कश लगा रहा था और इधर उधर के नज़ारे कर रहा था कि इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र सामने एक दरख्त मौजूद था उसकी तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि उस दरख्त के जो पत्ते हैं कुछ अजीब तरीके से और एक ख़ास जगह से हिलना शुरू हुए हैं। अब अगर हवा चले तो या तो पूरे दरख्त के पत्ते हिला करते हैं या हमें भी हवा का एहसास हुआ करता है। लेकिन अजीब बात ये थी उस दरख्त के भी एक ख़ास हिस्से में पत्ते हिल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे कोई बिल्ली या कोई इस तरह का परिंदा वहाँ पे मौजूद है जो मुसलसल न सिर्फ पत्तों को हिला रहा है बल्कि एक अजीब सा शोर है जो मुझे महसूस हो रहा है। खैर सिगरेट पीते पीते जब मैंने उस जगह पे गौर करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पे वो पत्ते हिलना शुरू हुए हैं उन पत्तों के दरमियान में कोई अजीब सा सफ़ेद सा वजूद है जो शायद मुझे नज़र आना शुरू हो चुका है। अब पहले मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने बाकायदा उन पत्तों के दरमियान गौर करना शुरू किया तो वाकई में ऐसा लगा जैसे उस दरख्त की उस ख़ास शाख के ऊपर या तो कोई बैठा हुआ है या फिर मेरा दिल और दिमाग मुकम्मल तौर पे काम नहीं कर रहे हैं। वाकई में जब मैंने तीसरी दफ़ा उस शाख के ऊपर या उस ख़ास हिस्से में गौर किया तो मैंने देखा कि एक औरत जिसने न सिर्फ सफ़ेद कलर का लिबास पहन रखा है बल्कि उसके बहुत बड़े बड़े से लंबे लंबे से बाल हैं, ऐसा लगा जैसे उस दरख्त की शाख पे बैठी हुई है। और अजीब बात ये थी कि उस दरख्त की शाख पे बैठे होने के बावजूद उसकी जो आंखें थीं वो लाल शोलों या लाल अंगारों की तरह मुसलसल चमक रही थीं। अब जैसे ही मैंने खौफनाक मंजर देखा तो अगले ही लम्हे मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी और जब मैं हाँफते काँपते होटल की फ्रंट साइड पे आया तो वहाँ पे जहाँ पे पान का केबिन मौजूद था मैं सीधा उस पान वाले के पास गया। और जब मैं उस पान वाले के पास गया तो मैंने उससे पूछा कि यार मुझे
पीछे की तरफ जो दरख्त मौजूद है वहाँ पे ऐसा लगा है जैसे कि उस दरख्त की शाख पे एक औरत बैठी हुई है। अब ये सुनने के बाद वहाँ पे जो शॉपकीपर था वो कहने लगा कि सर, आपको किसने कहा था कि आप होटल की बैक साइड पे जाएं। ये जो एरिया है ये सालों से बल्कि सदियों से मुकम्मल तौर पे न सिर्फ वीरान है बल्कि इस पूरे खाली सुनसान एरिए में इस तरह की मखलूक़ात नज़र आया करती हैं।